नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एबीजी शिपयार्ड के द्वारा किए गए एक घोटाले के बारे में। हालांकि ये घोटाला बहुत पहले हो चुका है, इसके बारे में रिपोर्ट्स बाद में निकल के आई हैं, तो हम शुरू से आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। और इतना बड़ा घोटाला जो लगभग 22,000 करोड़ रुपए का था। आप कहेंगे सर इतना ज्यादा पैसा होता है क्या? जी हाँ, पैसा होता है और एग्जिस्ट करता है, लोग इसका यूज भी करते हैं। तो बस वो बोरे में भर के नहीं ले जाया जाता, चेक के थ्रू लेके जाया जाता है जहां भी लेके जाना होता है। तो एबीजी शिपयार्ड ने जो ये घोटाला किया था, वो घोटाला बैंकों के साथ किया गया था। आप कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, आज तक बैंकों के साथ ही तो घोटाले होते आए हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो जो चूना लगा के चला गया, या फिर विजय माल्या हो, या फिर यस बैंक जो फ्लॉप हो गया जिस तरीके से। तो वही है पूरा का पूरा केस। जिस तरीके से यस बैंक फ्लॉप हुआ था, तो यही सब वजह है, इसी तरह के घोटाले की वजह से बैंक्स फ्लॉप हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि अगर आप ये सेशन को शेयर नहीं किए हैं अभी तक, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें जानकारी मिले कि आखिरकार ये एबीजी शिपयार्ड घोटाला क्या था और किस तरीके से बैंकिंग की पूरी व्यवस्था काम करती है, लोन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये सब चीजें हम विस्तार से इसमें बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि बैंक जो है ना, बैंक लोन देता कैसे है और उसकी रिकवरी होती कैसे है। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो बैंक उसे लोन डायरेक्ट पकड़ा नहीं देता कि लो भाई साहब ले लो आप बैंक लोन। उससे कुछ चीजें रखता है बदले में गिरवी के। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ रिश्तेदार होते हैं बैंक के, उनको बैंक फ्री में भी लोन बांट देता है, जैसा कि यस बैंक ने किया था, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। देखिए, जो भी बैंक लोन देती है ना, तो लोन देने के बाद उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बैंक ने जो लोन दिया, वो सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये स्टैंडर्ड एसेट है, उसने लोन दे दिया किसी को। उसके बाद अगर उसकी ईएमआई, लोन देने के बाद जब ईएमआई चुकाई जाती है, यानी कि पैसा इंस्टॉलमेंट में बैंक वापस लेती है लोगों से, जिसको भी लोन दिया जाता है उससे, तो अगर रेगुलरली ईएमआई आ रही है तो उसे रेगुलर की कैटेगरी में डाला जाएगा। वहीं पे अगर थोड़ा डिले हो रहा है ना, अगर मान लीजिए आपने लोन लिया हुआ है बैंक से और आप चुका नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप पहली बार बैंक के पास गए, बोले सर दिक्कत हो गई, घर में प्रॉब्लम बहुत है और इस बार हम दे नहीं पाएंगे। बोले, बैंक ने कहा ठीक है साहब, मत दो इस महीने, अगले महीने दे देना। तो वो जैसे ही आप उसके पास बहानाबाजी करने लगे, तो वो आपके लोन को स्ट्रेस्ड एसेट में डाल देगी। स्ट्रेस्ड एसेट में डालने के बाद उसकी भी तीन कैटेगरी हैं। पहले महीने आपने झूठ बोला या फिर जो भी बहाना बनाया, उसके बाद वो एसएमए जीरो में डालेगी आपको। अगर दूसरे महीने फिर से आप लोन नहीं चुका पाए, ईएमआई नहीं चुका पाए अगले महीने की, तो बैंक आपको एसएमए वन कैटेगरी में डाल देगी, और साथ ही साथ एसएमए टू कैटेगरी में डाल देगी जब 61 से 90 दिन का आपका डिले हो जाएगा ईएमआई का। ठीक है साहब। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जब 90 दिन से भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप उसका पैसा लिए और अब आप लौटाने के मूड में नहीं है, चाहे आपने उस पैसे से दारू पी ली हो, या फिर उस पैसे को कहीं पे गुमा दिया हो, या कुछ भी हुआ हो आपके साथ, या फिर आप झूठ बोल रहे हो कि अब पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हमारी ये मजबूरियां हैं। तो बैंक क्या करता है? बैंक उस एसेट को एनपीए घोषित करता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग यानी कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, पैसा वापस आ नहीं रहा है। ठीक है साहब। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर 12 महीने होने लगते हैं, लगता है कि हाँ 12 महीने होने वाले हैं और ईएमआई नहीं आ रही है, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट में डाल दिया जाता है। फिर 12 महीने जैसे ही क्रॉस करते हैं, वो डाउटफुल एसेट में आता है। और जब बैंक को ये लगने लगता है कि अब रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो वो उस एसेट को लॉस एसेट में डाल देता है, यानी उसे लगता है कि अब रिकवरी करना मुश्किल है। और उसके बाद जो बैंकरप्सी की क्राइटेरिया, सॉरी बैंकरप्सी नहीं, मतलब जो भी उसके द्वारा रेगुलर, या फिर जो कहें कि जो भी उसके द्वारा स्टेप्स उठाए जाने होते हैं बैंक के द्वारा, चाहे वो आपने जो भी चीजें गिरवी रखी हैं उसको अपने कब्जे में लेना, या फिर कोर्ट के पास जाना, ये सब प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब एबीजी शिपयार्ड पे हम वापस आते हैं कि आखिरकार एबीजी शिपयार्ड ने घोटाला कैसे किया और कौन है ये एबीजी शिपयार्ड। तो थोड़ा सा हम एबीजी शिपयार्ड के बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब, ये जो है ना एबीजी शिपयार्ड, वो शिप बनाने की कंपनी है। शिप बनाने की यानी कि जहाज बनाने की। अब आप कहोगे साहब जहाज बनते हैं क्या हमारे देश में? जी हाँ, बिल्कुल जहाज बनते हैं, पानी वाले जहाज बनते हैं। पानी वाले जहाज कहाँ बनते हैं? पानी वाले जहाज बनते हैं गुजरात में। गुजरात के सूरत में और दहेज में, ये दो जगहों पे इनकी जो कंपनी है, उनकी फैक्ट्री वगैरह बाकायदा लगी हुई है। ये 165 वेसल्स बना के 16 सालों में रेडी कर चुके हैं, जिसमें से 46 को इन्होंने एक्सपोर्ट भी
कर दिया है। ये जो एबीजी यार्ड है इसको एबीजी ग्रुप के द्वारा ऑन किया जाता है और इस एबीजी के जो प्रमोटर हैं वो है ऋषि अग्रवाल। द मेन विलेन ऑफ दिस एबीजी शिपयार्ड स्कैम इज ऋषि अग्रवाल। ऋषि अग्रवाल को ही इस पूरे पूरे मामले का मास्टरमाइंड या फिर कहें कि जो इस पूरे घोटाले को जिन्होंने अंजाम दिया वो ऋषि अग्रवाल थे। देखिए क्या होता है जब इनके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है ऋषि अग्रवाल यानी कि एबीजी शिपयार्ड के पास कि भैया साहब आप इतने सारे जहाज हमारे लिए बना के रेडी कर दो, ये रेडी हो जाते हैं बनाने के लिए, लेकिन उतना पैसा इनके पास नहीं है। पैसा जब इनके पास नहीं है तो अब कैसे काम हो, तो फिर उनके पास आती हैं बैंकें। देखिए जब हम गरीब होते हैं ना तो हमें बैंक के पास लोन लेने के लिए जाना होता है कि हम जाते हैं कि सर लोन हमारा पास कर दीजिए, तो बैंक का जो मैनेजर होता है वो धक्के मार के हमें निकाल देता है, बोले भग यहाँ से निकल, नहीं मिलेगा तुझे लोन। गरीबों को लोन नहीं देती है बैंक इतनी जल्दी, ठीक है ना। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं ना, अमीर लोगों के पास बैंक खुद जाती है फाइलें ले करके कि साहब लोन चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या, ले लो यार ले लो, तुम तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, ले लो लोन, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही इनके पास जाती है एक बैंक लोन के लिए कि सर लोन चाहिए क्या, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई इनके पास जाती हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक ऑफ इंडिया, एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट बैंक है। देखिए अब जब बैंक इनके पास जाती है ना तो ये कहते हैं यार ठीक है पैसा तो हमें चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए, 22,000 करोड़ रुपए चाहिए, 22,000 करोड़ रुपए। अब एक कोई बैंक देने के लिए रेडी नहीं है, क्यों, क्योंकि एक 22,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ये पैसा कितना होता है आप समझिए, जितना नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों मिल करके निपटा चुके हैं उतना पैसा होता है। एक्चुअल में आप थोड़ा सा एक चीज और समझ जाइए कि जब हम बैंकों में हुए घोटाले की बात करते हैं, एनपीए की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि विजय माल्या उतना सारा पैसा खा गया, खा के पचा गया, ऐसा नहीं है। नीरव मोदी पूरा पैसा खा गया, खाते नहीं है ये लोग। पैसा क्या होता है कि जो पैसा इन्होंने लिया है उसकी या तो गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, जैसे गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां पे नुकसान हो गया, या फिर गलत तरीके से प्रॉपर्टी कहीं पे भी विदेश में खरीद लेते हैं, या फिर उसको कैश रिजर्व करके काला धन के रूप में कहीं पे भी रखते हैं। तो होता क्या है कि ये जो स्टेट बैंक है ना इनके पास जाता है और बोलता है कि सर हम अकेले तो नहीं दे पाएंगे पैसा, लेकिन हम कुछ करते हैं। बोले क्या करते हो, बोले हम करते ऐसा है कि हम मिल करके लोन आपको देंगे। मिल करके मतलब कि हम एक कंसोर्टियम बनाएंगे। कंसोर्टियम का मतलब बहुत सी बैंक जो है 5 6 7 बैंक इसमें शामिल होंगी, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे और फिर हम 22,000 करोड़ रुपए पूरा कर देंगे आपको। बोले ठीक है, ऐसा ही होता है। यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आईओबी और एलआईसी, ये सब मिल करके ना एक कंसोर्टियम बनाते हैं और उस कंसोर्टियम में पैसा बकायदा जमा कराया जाता है और फिर एबीजी शिपयार्ड को दिया जाता है। किसने कितना पैसा दिया, तो सबसे ज्यादा पैसा लगा था वो 7,089 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक का। उसके बाद आईडीबीआई, फिर एसबीआई ने 2,468 करोड़ रुपए दिए थे, आईडीबीआई ने 3,634 करोड़ रुपए दिए थे, 1,614 करोड़ रुपए बैंक ऑफ इंडिया ने दिए, 1,244 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक ने दिए और 1,228 करोड़ रुपए और 136 करोड़ रुपए एलआईसी ने भी दिए। एलआईसी वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, जो कि सरकारी कंपनी हुआ करती थी। अब उसका प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हालांकि उसकी अभी 5 से 10% हिस्सेदारी ही बेची गई है मात्र, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हालांकि अभी भी इसके पास जो इसका मेजर स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास है। तो एलआईसी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करती रहती है, बैंक की तरीके से भी वो काम करती है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट वो करती रहती है, क्योंकि उसके पास पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, लोगों का पैसा जो कि हम एलआईसी में क्या करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किए जाते हैं, या फिर जो हम पॉलिसीज उनकी खरीदते हैं वो पैसा उनके पास रिजर्व बहुत सारा होता है, तो वो उसको इन्वेस्ट करती हैं और उसी से प्रॉफिट कमाती है। तो इस तरीके से ये जो आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई, एसबीआई के द्वारा इस पूरे कंसोर्टियम को लीड किया गया एसबीआई के द्वारा। तो ये कंसोर्टियम जो बनी, सभी ने मिल के पैसा जमा किया और दे दिया किसको, एबीजी शिपयार्ड को। ठीक है साहब, अब एबीजी शिपयार्ड ने क्या किया, जो उनके अग्रवाल साहब थे, अग्रवाल साहब ने पैसा वगैरह लिया, बकायदा जहाज वगैरह बनाना शुरू किया, काम चल रहा था बढ़िया से। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अब बैंक ने लोन दिया है तो वो ईएमआई तो वापस वसूलेगी ही, ईएमआई तो देनी ही है। पैसा हालांकि आ रहा था एबीजी शिपयार्ड के द्वारा, ईएमआई रेगुलर आ रही थी, लेकिन फिर ईएमआई आनी बंद हो जाती है। ईएमआई एक बार नहीं आती, 2 बार नहीं आती, तो बैंक इनसे पूछने लगते हैं कि
यार हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, ईएमआई क्यों नहीं दे रहे हो। बोले रुको रुको, थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, हम देते हैं 1-2 महीने। अब बड़े लोग हैं साहब, बड़े लोगों को मोहलत भी मिल जाती है। ठीक है, मोहलत मिल गई 1-2 महीने की। उसके बाद जब तीसरी इंस्टॉलमेंट आनी बंद हुई, तब एबीजी शिपयार्ड पे आईसीआईसीआई बैंक को और स्टेट बैंक को दिक्कत का अंदेशा हो गया। इन्हें लगने लगा कि अब ये दिक्कत में है। फिर इनके पास ये पहुंचते हैं, बोले पैसा, यार पैसा तो तुम दो, और अगर पैसा नहीं दोगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे तुम पे। एबीजी शिपयार्ड ने कहा यार जहाज बन ही नहीं पा रही है, जहाज हम बना ही नहीं पा रहे हैं तो बेचेंगे कैसे। एक्चुअल में ना, वो जो पैसा इनको दिया गया था एबीजी शिपयार्ड को इस कंसोर्टियम के द्वारा, तो उस पैसे को इन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज किया, बाहर विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने में, या फिर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट में। इसकी वजह से वो पैसा चुकाने में नाकामयाब रहे। जब ये सब बात आईसीआईसीआई बैंक को पता चली और एसबीआई को पता चली, तो उन्होंने इनके ऊपर सीबीआई का केस ठोका। जैसे ही केस ठोका, जांच शुरू हुई, और जांच शुरू होते ही सीबीआई ने जो ऋषि अग्रवाल हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दबोच लिया। देखिए उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये हुआ, एपीजी शिपयार्ड के के जो ओनर थे, प्रमोटर, वो ऋषि अग्रवाल जी को सीबीआई के द्वारा तो उठा लिया गया, ठीक है। लेकिन जो पैसा बैंकों का था वो अब कैसे मिलेगा। बैंकों का पैसा ऐसे मिलेगा कि जो बैड बैंक भारत के द्वारा बनाई गई है, हमारे देश के द्वारा बैड बैंक बनाई गई है, वो बैड बैंक जो भी एबीजी शिपयार्ड के एसेट्स हैं उनको खरीदेगी। चूंकि बैंक थोड़े, देखिए बैंक को जितना हम वो कहते हैं कि एनपीए हो गया, इन्होंने गड़बड़ी की, उतने बेवकूफ बैंक होते नहीं है। बैंक जब किसी को भी लोन देती है, वो चाहे कितना 30 मार खान हो, तो कुछ ना कुछ बदले में उससे लेती है, गिरवी रखती है, तभी ही लोन देती है। तो एबीजी शिपयार्ड से जो भी उन्होंने गिरवी रखा हुआ था, वो सभी चीजें उन्होंने बैड बैंक को बेचा। बैड बैंक को बेच करके उन्हें जो भी पैसा मिलेगा, 15% उसका पैसा तुरंत मिल जाएगा। बाकी बाद का पैसा तब मिलेगा जब वो बैड बैंक रिकवरी करेगी। इनके जो भी एबीजी शिपयार्ड के एसेट्स होंगे उनको या तो बेच देगी, या फिर जिस भी तरीके से यूज करना होगा करेगी, अपनी वसूली करेगी। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी एबीजी शिपयार्ड के घोटाले के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।